हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 2 बचपन। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि लेखिका के बचपन में क्या क्या करती थी, उनके कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी, उनके टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो अभी हमारे टाइम में नहीं है और हमारे टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके टाइम में नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मासी भी। मतलब लेखिका अपने बारे में बता रही है कि वो हमसे इतनी बड़ी है कि वो हमारी दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, मासी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। मतलब लेखिका के घर वाले उन्हें जीजी कहकर ही बुलाते थे। अ, हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा-बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मतलब लेखिका बता रही है कि वो इन दिनों मतलब इस टाइम में कुछ बड़ा-बड़ा मतलब अपने आप को बड़ा फ़ील कर रही है कि हाँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनावे ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग-बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीली, जामुनी, ग्रे, काली, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग के। लेखिका बता रही है कि उनके पहनावे ओढ़ने मतलब रहन-सहन, पहनने ओढ़ने में भी चेंज आ गया है। वो पहले गाढ़े रंग के कपड़े पहनती थी और वो हल्के रंग के कपड़े पहनती है। उन्हें अब गाढ़े रंग पसंद नहीं है, अब उन्हें हल्के रंग पसंद है। मैंने पिछले दशकों में तरह-तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, ब्रॉकर स्कर्ट, लहंगे, घाघरे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। लेखिका बता रही है कि वो जब छोटी थी तब बहुत तरह के कपड़े पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, निक्कर पहनती थी, पर अब जब वो बड़ी हो गई है तो घेरेदार कुर्ते और चूड़ीदार सलवार पहनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे अब तक याद हैं। उनके बचपन के कुछ कपड़े थे जो उन्हें अभी तक याद है। लेखिका बता रही है हम लोग को। हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नोटा वाला घेरेदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। मतलब उनके टाइम के कुछ फ्रॉक थे जो लेखिका पहनती थी, वो ऐसे ऐसे डिज़ाइन के थे। मतलब एक कॉलर वाली गोल कॉलर वाली फ्रॉक थी, एक घेरेदार फ्रॉक थी, कुछ ऐसे ही रंग बिरंगे उनके पास फ्रॉक थे। उन दिनों फ्रॉकों के ऊपर जेब में रुमाल और बगल में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मतलब उनके टाइम में फ्रॉकों के बगल में जो जेब होती थी उनमें रुमाल और रंग बिरंगे रिबन मतलब हर कलर के रिबन लगे होते थे, इसका चलन था। लेमन कलर का एक बड़ा प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टिका जिसके नीचे फर टिकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग के और अंदर में कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे के साथ उनके सफ़ेद कोटी थी। मतलब ये कुछ कपड़े थे उनके, फ्रॉक, कोटी, जिसके बारे में बता रही है लेखिका कि वो बचपन में कैसे कैसे कपड़े पहनती थी। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब लेखिका बता रही है कि जब वो छोटी थी तो उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वे घर के नौकर या नौकरानी को नहीं दे सकते थे, उनके घर वालों ने ऐसा करने से मना किया था उन्हें। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। मतलब हर संडे, इतवार मतलब संडे, हर संडे को लेखिका और उनके भाई बहन इसी काम में लग जाते। मोजे धोने के बाद वो अपने जूतों पर पॉलिश करके जूतों को चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मतलब लेखिका बता रही है कि जब वो जूतों पर पॉलिश करने से पहले उससे ब्रश और कपड़े से रगड़ती थी तो पॉलिश अच्छे से उभर के आता था। पॉलिश उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी जूते पॉलिश करना पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा ये पहले से काफ़ी ज़्यादा आरामदेह है। मतलब लेखिका बता रही है कि उन्हें अभी भी जूते पॉलिश करना पसंद है, लेकिन अब हर नए नए डिज़ाइन, नए नए कलर के शूज़ आ गए हैं, हर जो पहले से काफ़ी
ज़्यादा आरामदेह, मतलब उनके टाइम में जो जूते थे उनसे आज के टाइम के जूते ज़्यादा आरामदेह हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब जब लेखिका को नए जूते मिलते थे तो उनके जब वो जूते पहनते थे तो उनके पैर में छाले हो जाते थे, इसलिए जूते लेने के बाद उनके छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते थे, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क हो चुका है। मतलब लेखिका बता रही है कि जब भी वो नए जूते पहनते थे और लंबी सैर पे, मतलब लंबी ट्रिप पे जाते थे, तो उनके पैर में अगर छोटा-सा चोट लग जाता था तो वो रुई रखती थी अपने पास। जब भी चोट लगता था तो रुई को मोजे के अंदर डाल देती थी, जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, दर्द ज़्यादा ना हो। हाँ, तो तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। मतलब लेखिका बता रही है कि उनके बचपन में और आज के टाइम में बहुत अंतर हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। मतलब हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, मतलब एक दवाई होगी उनके टाइम की, जो उन्हें पीना पड़ता था। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उन्हें पीना पसंद नहीं था, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है फिर भी हमें ज़बरदस्ती वो चीज़ खानी या पीनी पड़ती है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसे खाने या पीने में। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। मतलब लेखिका बता रही है कि शनिवार को सुबह से ही उस टॉनिक की नाक में गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मन मितली होने लगती थी। मतलब एक छोटा सा शीशा का ग्लास था जिसमें दवाई को टॉनिक को कितना लेना है उतना निशान बना हुआ था। उस टॉनिक को देखते ही लेखिका का मन मितलाने, मतलब वॉमिटिंग जैसा होने लगता था उनको। मुझे आज भी लगता है कि अगर मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह सन्निचर दवा को तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। लेखिका बता रही है कि अगर वो सनीचर वाली दवा को नहीं पीती तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, उनका तबीयत ठीक ही रहता, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। लेखिका बता रही है कि उनके टाइम में और हमारे टाइम में कितनी बड़ी दूरियां आ चुकी हैं, और हमारे बचपन और उनके बचपन में क्या क्या फ़र्क आ चुके हैं वो हमें आगे पता चलेगा, आगे बताएंगी हमें लेखिका। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। मतलब लेखिका के टाइम में रेडियो और टेलीविज़न मतलब टीवी नहीं हुआ करते थे, उनके घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे जिनसे वे अपना गाना सुनती या फिर कुछ भी करती थी। जैसे हम लोग रेडियो टेलीविज़न से गाना सुनते हैं या फिर न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, वैसे वो लोग ग्रामोफोन से करते थे। उनके टाइम में रेडियो या टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फियाँ आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गई हैं, सहतूत और फासले के और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। लेखिका बता रही है कि उनके टाइम की उनके टाइम की कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई है, आपकी आइसक्रीम। उनके टाइम की कचौड़ी और समोसे आपकी पेटीज में बदल गई है। उनके टाइम की कुछ शरबत थे जैसे सहतूत, फासले और खसखस के, जो अब कोक और पेप्सी में बदल चुकी हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। मतलब उनके टाइम में कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विम्टो नाम का कोई कोल्ड ड्रिंक आता होगा वो मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट के चॉकलेट और पेस्ट्रीज मज़ा देने वाली होती थी। मतलब कोई मॉल था जहाँ की पेस्ट्रीज और चॉकलेट उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी खाने में, बहुत सब बच्चों को पसंद थी। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। मतलब उन भाई बहनों की ड्यूटी थी कि शिमला मॉल, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, मॉल की जगह माल लिखा हुआ है, पर यहाँ पे आप लोग मॉल ही पढ़िएगा, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक तराई उतरते और मॉल पर। मतलब उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई थी, उसको चढ़ते उसके बाद कोई गिरजा मैदान था, वहां पहुंच जाते और उसके बाद एक मोड़ के बाद मॉल आ जाता था।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू मन भाती। मतलब वहाँ पे जो काउंटर था वहाँ पे हर तरह की चॉकलेट और ये क्या तो बोलते हैं पेस्ट्रीज मिलती थी। उनको वो बहुत उनकी गंध मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उनको हफ्ते में मतलब सप्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़ी खड़ी कभी नहीं खाती, पर घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े ले लेकर खाती। मतलब लेखिका बता रही है कि उनके पास सबसे ज़्यादा हमेशा चॉकलेट और टॉफ़ियाँ रहती थी। वो कभी भी दुकान के पास खड़े होकर चॉकलेट या टॉफ़ी नहीं खाती थी। वो घर जाकर रात का खाना खाने के बाद ये रात की खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर टॉफी और चॉकलेट को मजे ले लेकर खाती थी आराम से। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, मतलब कुछ ऐसी शिमला की चॉकलेट होगी जो खट्टा मीठा लगता होगा खाने में, वही उनको बहुत याद आते हैं, बता रही है लेखिका। सोचकर भी मुंह में पानी भर आता है, मतलब उन्हें सोचकर इमेजिन करके ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, मतलब ये कोई फल होगा जो आग पर भून के, जैसे आग पर हम लोग भुट्टे को सेकते हैं ना, वैसे ही आग पे वो लोग भून के खाते थे, छिलका उतार के खाते थे। चलिए आगे बढ़ते थे। चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। मतलब लेखिका बता रही है कि उनके टाइम में जैसे चना जोर गरम की पुड़िया मिलती थी, वैसे आज के टाइम में भी चना जोर गरम की पुड़िया मिलती है। पुराने कागज से बने हुए इस पुड़िया में गिरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर की ओर इतनी चौड़ी कि चना आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। मतलब बता रही है कि कागज का कोन बना के उसमें चना जोर गरम डाल देते थे ताकि अच्छे से खा सके। तो वही लेखिका बता रही है कि दुकान वाले जैसे पहले चना जोर गरम कागज का कोन बना के देते थे, वैसे अभी भी इस टाइम में भी चना जोर गरम वाले वैसे ही कागज का कोन बना के चना उसमें डाल के हम लोग को देते हैं खाने के लिए, ताकि अच्छे से चना हाथ पर गिर जाए, हथेली पर गिर जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बापू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। मतलब उनके वक्त की एक फिल्म थी जिसका एक गाना था चना जोर गरम बापू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, वो स्कूल के हर बच्चे के मुंह पे होती थी। मतलब जैसे आज के टाइम के बहुत सारे गाने हैं ना, तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो गानों को गुनगुनाते हैं, या फिर अंतराक्षरी रिसेट में हम लोग अंतराक्षरी खेलते हैं तो हम लोग गाने सब गाते हैं ना, या फिर हम लोग टाइम पास करने के लिए गाना गुनगुन कोई भी गाना जो आपको पसंद आता है गुनगुनाते हैं। वैसे ही उस टाइम की ये फेमस गाना था चना जोर गरम वाला, तो उस टाइम के हर स्कूल के बच्चे के मुंह पर वो गाना रहता था, वही बता रही है लेखिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चल जाती। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो उस चना जोर गरम में मसाला ज़्यादा डाल के खाते थे, और पूरा गिरजा मैदान, मतलब एक मैदान है जिसका नाम गिरजा मैदान है, वो पूरा जब तक घूमते थे तब तक वो चना जोर गरम की पुड़िया चल जाती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और एक कदम में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब एक एक चना जोर गरम की पापड़ी को मुंह में डालते और सब एक ही लय में, मतलब एक ही रफ्तार में, एक ही लाइन से चलते थे झुंड बना के। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। मतलब जब छुट्टी होती थी तब शिमला में उन्होंने घोड़े की सवारी की, खूब मजे की। मतलब शिमला के लेखिका कहना है कि शिमला के हर बच्चों को घोड़े की सवारी करने का कभी ना कभी मौका मिल ही जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमरत करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। मतलब बता रही है लेखिका कि जब वो छोटी थी तो पता नहीं कि वो घोड़े पर
घोड़े को देख के हंसती थी, उनका मजाक उड़ाती थी, पर अपने नानी गांव के घोड़े को देख कर वो ऐसा नहीं करती थी। उनके नानी गांव को उनका मानना था कि उनके नानी घर के, ननिहाल मतलब नानी घर के घोड़े बहुत हिस्ट पुस्ट मतलब तंदुरुस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। मतलब बता रही है लेखिका कि शाम के टाइम में रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे उनके घर के बगल में, और एक जाखू का पहाड़ था, और उस पहाड़ के बाद एक चर्च थी जिसकी घंटियां बजती तो पूरे शहर में या फिर गांव में गूंज जाती, दूर दूर तक फैलती थी। लगता था इससे संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। मतलब उनका कहना था कि ऐसा लगता था, वो घंटियां बजती थी तो ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु मतलब भगवान ईसा मसीह कुछ बता रहे हैं, और संगीत की ध्वनि से, उस घंटी की आवाज से हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त होता रहता है, गुलाबी सुनहरी धारावी नीले आकाश पर फैली रही है। मतलब शाम के टाइम आप लोग देखे होंगे सनसेट के वक्त पूरा आकाश कितनी मतलब लाइट पिंक टाइप का हो जाता है, एकदम हल्का गुलाबी कलर, सूरज ढलता है तो पूरा आकाश हल्का नीला, हल्का गुलाबी, हल्का लाल टाइप का होता है। तो वही बता रही है कि सनसेट के टाइम में पूरा आसमान कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा था देखने में। लेखिका हमें बता रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों में मुखरे गहराने लगे, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। मतलब जैसे जैसे शाम होने लगा तो पूरा आसमान एकदम रात के अंधेरे में ढकता चला गया, और सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती है वो धीरे धीरे करके जलने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। मतलब बगल अगल में जो दुकानें थी उन पे शाम के टाइम में भीड़ बढ़ने लगी, कि जब हम धूप हट जाता है तभी ना हम लोग जाते हैं मार्केट में कोई भी सामान खरीदने के लिए। तो जैसे जैसे शाम होते गई तो दुकानों पर भीड़ वैसे वैसे बढ़ती गई। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, मतलब जितनी भी भीड़ थी उनके कोलाहल सुनने को मिल रहे थे। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मतलब एक दुकान थी स्कैंडल पॉइंट, उसके ठीक सामने एक दुकान थी जिसके दुकान में टॉय ट्रेन, मतलब शिमला का एक टॉय ट्रेन था जिसका मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। मतलब बता रही है कि वो टॉय ट्रेन का सेट, आप लोगों ने देखा होगा कि टॉय ट्रेन का सेट कैसा होता है, लंबी लंबी पटरियां होती है, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है। वही बता रहे, छोटा सा लाल टीन वाला प्लेटफॉर्म, सिग्नल देते हुए खंबे, जैसे रेड येलो वैसे टाइप के ग्रीन सिग्नल वाले खंबे होते हैं ना, वैसे खंबे, और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंग बने हुए। आप लोगों ने तो देखा ही होगा टॉय ट्रेन कैसा होता है, वैसे ही बता रही है कि वो दुकान पर ऐसा टॉय ट्रेन का सेट था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। मतलब उनके टाइम में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी एक ट्रेन ही थी। जैसे आज के टाइम में कार वगैरह बाइक सब का जितना चलन है, उनके टाइम में उतना चलन उस चीज का नहीं था। तेज रफ्तार वाली गाड़ी सिर्फ ट्रेन ही था। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनका आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। मतलब कभी कभी आसमान में उनको हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते, और जब भी हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती तो सारे बच्चे बाहर निकलकर उसे देखने आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखने सभी बच्चे उन्हें बाहर दौड़ते आते। दिखता एक भारी भड़कम पंछी उड़ रहा जैसे पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। मतलब बता रही है लेखिका कि वो ऐसा लगता था कि एक भारी भरकम पंछी है जो आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहा है, और जैसे ही पलक देखे वैसे ही पलक झपकते गायब। प्लेन स्पीड में रहती है, जैसे कोई भी बच्चे देखते थे, कोई बच्चे नहीं देखते थे। लेखिका वही बता रही है हमें, उनकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूली। मतलब गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास एक ऐसी दुकान थी जिसको लेखिका कभी नहीं भूली। किस कारण से, चलिए आगे जानते हैं। यह
वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बनाया गया था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। मतलब लेखिका बता रही है कि वह ऐसी दुकान थी जहां उनका पहला चश्मा बनाया गया, और वो जो चश्मे बनाने वाले डॉक्टर था, आंखों का डॉक्टर था, वो एक अंग्रेज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। मतलब शुरू शुरू में जो वो चश्मा लगाए थे तो उन्हें अटपटा लगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज फर्स्ट नए नई चीजें पहनते हैं, अगर हमें अच्छी नहीं लगती है, फेस पे कुछ अटपटा लगता है। अगर आप में से कोई बच्चे होंगे जिसे शुरू शुरू बार चश्मा लगा, मुझे खुद चश्मा लगा हुआ है, तो मैंने भी जब फर्स्ट बार चश्मा पहना, शुरू बार चश्मा पहना, तो मुझे कुछ अटपटा फेस में लगा कि पता नहीं क्या लगा हुआ है फेस में। वैसे ही बता रही है लेखिका कि जब उनको शुरू में चश्मा लगा था तो उनको भी ऐसा ही फील हो रहा था कि पता नहीं चेहरे पर क्या लग गया है। और छोटे बड़े जो भी देखते थे उन्हें कहते थे आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में चश्मा, दूध पिया करो, मतलब दूध पिया करो ताकि तुम्हारे आंख ठीक हो जाए। दूध में प्रोटीन होता है, आप लोग भी दूध पिया कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दौड़ा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएंगे। मतलब लेखिका सबको यही बोलती थी, जो डॉक्टर बोला था कि थोड़ी टाइम पहनो तो चश्मा हट जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब डॉक्टर ने पूरा कॉन्फिडेंस से कहा था कि हाँ थोड़े टाइम के लिए लगा है फिर उतर जाएगा, लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा है। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं। मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि थोड़े टाइम के लिए पहनो उतर जाएगा, पर अभी तक नहीं उतरा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नंबर बस कम ही होता रहा, मतलब नंबर घटता गया लेकिन चश्मा नहीं उतरा। मैं अपने आप ही इसकी जिम्मेवार हूँ। मतलब लेखिका बता रही है कि मैं चश्मे लगने की वजह मैं खुद ही हूँ, मेरी वजह से ही मुझे चश्मा लगा। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब लेखिका बता रही है कि लेखिका दिन की रोशनी को छोड़ के रात के समय अपना काम करती थी, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, उन्हें चश्मा लग गया। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरा चचेरा भाई मुझे छेड़ा छेड़ा देखो देखो कैसी लग रही हो। मतलब वो बता रही है कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा कि देखो देखो तुम कैसी लग रही हो, कितना खराब लग रहा है तुम्हारे फेस पर चश्मा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब एक शायरी बोल के उन्हें छेड़ा करते थे कि आंखों पर चश्मा लगा सूझे दूर की। मतलब आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे, मतलब दिखे दूर की। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि दिखे दूर की, और ये नहीं पता है लड़की को कि तुम्हारी सूरत जो है वो लंगूर जैसी लग रही है। यह कहकर उन्हें चचेरे भाई उन्हें छेड़ा करते थे। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। मतलब वो उनको चिढ़ाता था कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों मुझे चिढ़ा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। मतलब उन्हें शेर सुनने में मजा आता था, लेकिन वो चिढ़ती भी थी कि मुझे मत चिढ़ाओ ऐसे कह के। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रही। मतलब लेखिका बता रही है कि जब सब चाय पी के अपने काम पे चले गए तो अपने कमरे में गई और बार बार शीशा के सामने, ऐना के सामने अपने फेस को देखी। एक बार चश्मा उतारी, फिर चश्मा लगा के देखी, फिर चश्मा उतार के देखी, फिर चश्मा लगा के देखी। इनका अंतर क्या आ रहा है फेस में, वही देख रही थी बार बार। सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ हाँ। मतलब वो अपना चश्मा उनके चचेरे भाई ने जो कह के चिढ़ाया, तो वही चश्मा उतार के बार बार देख रही थी क्या कि सही में मैं चश्मा पहनने के बाद लंगूर जैसी लगती थी। कभी उन्हें लगता था तो कभी उन्हें नहीं लगता था। वही बता रही लेखिका। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मतलब उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा, मतलब एक टोपी अपने सिर पर रखा, तो उन्हें अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। मतलब देख के उन्हें अपने आप को अच्छा फील हुआ, मतलब देख के लगा कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, फिर लगा कि नहीं मैं जोकर टाइप की लग रही हूँ। तो वही बता रही है लेखिका हमें। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। मतलब तब जब छोटे थे तब अजीब लगता था, लेकिन अब चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब चश्मा जब कभी
उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब अब जो आदत हो गई है चश्मा पहनने की, तो जब उतारती है तो चेहरा खाली खाली लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हट गया है फेस से, ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है, ऐसा लगता था। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभिते वाली हिमाचल टोपी। मतलब वो इस टाइम में बहुत सारे रंग बिरंगी की टोपा, वो हिमाचली टोपा अपने पास जमा करके रखी है, क्योंकि उन्हें वो टोपा पहनना बहुत पसंद है। दुपट्टा लेने की बजाय उन्हें वो टोपा ज्यादा पसंद आता है। तो चलिए जानते हैं, इस कहानी की लेखिका का नाम है कृष्णा सोवती। तो ये रही हमारी चैप्टर 2 बचपन की आज की स्टोरी। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।